चलते हैं। मैं सीधे तौर पर मैं डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति, सहायक आचार्य, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से निवेदन करना चाहूँगा कि आज के जो महत्वपूर्ण विषय है उससे हमारे जितने अध्येता, जितने श्रोता जुड़े हैं, आप उनको ज्ञानवर्धित करें। सर, स्वागत है। यह पटल आपका है सर। आवाज आ रही है क्लियर? जी हाँ सर, आ रहा है सर। तत्कर्मयन् बंधाये सा विद्याया विमुक्ते आयासाय परम कर्म विद्या शिल्पने पुणम। कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म निरर्थक क्रिया, अन्य सभी अध्ययन केवल कारीगरी मात्र है। मशीनी अनुवाद स्वरूप और संभावनाएं विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, सहज सरल व्यक्तित्व के धनी, भारत सरकार की योजनाओं को धरातल पे उतारने वाले ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबूजी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, डॉक्टर अंशुल जी, श्री उमेश कुमार जी और आभासीय सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन। सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन भी कर रखना ना सर? जी हाँ, हाँ सर। मैं शेयर कर देता हूँ फिर। सही है अभी। आज जो विषय है वो मशीनी अनुवाद संभावनाएं, स्वरूप और संभावनाएं विषय पर है। तो सबसे पहले तो मशीनी अनुवाद को जानने से पूर्व हम भाषा को जानना चाहिए कि लैंग्वेज क्या है। तो पूर्व में मैंने लिस्ट देखी है, माननीय सर ने बहुत सारे भाषा प्रौद्योगिकी और भाषा पर बहुत सारे व्याख्यान करवा दिए, तो उस पर विषय पर ना जाते हुए भाषा का मूल विषय है और भाषा से फिर आते हम अनुवाद पर, फिर अनुवाद से हम आते हैं मशीनी अनुवाद पर। तो ये मामा वरेरकर कहते हैं, मराठी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार है, वो कहते हैं और लिखते भी हैं, प्रोफेसर गोस्वामी जी की पुस्तक में कोड किया उन्होंने कि लेखक होना आसान है किंतु अनुवादक होना अत्यंत कठिन है। और यदि ये बात हम किसी लेखक के सामने आज से 3 या 4 साल वर्ष पूर्व पहले कहते तो शायद उस लेखक के ऊपर बहुत बड़ी पीड़ा के रूप में ये बात गुजरती है। क्यों? क्योंकि जो लेखक लिखता है वो कहता है लिखा तो मैंने, अनुवाद तो अनुवादक ने किया है, उसका क्या, उन्होंने तो अनुवाद किया है। लेकिन मामा वरेरकर कहते हैं कि लेखक होना आसान है किंतु अनुवादक होना अत्यंत कठिन है। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि जब लेखक अपने भावों को, विचारों को लिखने के लिए किसी भी कृति में वो स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होने के कारण उसके पास ये स्वतंत्रता है कि वो उस रचना में जो उसके मन में जो विषय के अनुकूल उसने दृढ़ निश्चय किया है उसमें वो कम और ज्यादा दाएं बाएं जा सकता है। ये स्वतंत्रता लेखक के पास है। लेकिन उस लेखक ने जो पुस्तक या रचना लिखी है उस रचना का अनुवाद करना उस अनुवादक के लिए उतना ही कठिन है जिस प्रकार एक शरीर रूपी आत्मा को दूसरे शरीर रूपी आत्मा में ढालना हो। जैसे एक व्यक्ति है, उसकी किडनी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करना और ट्रांसप्लांट करने के बाद वो सजीव चलती है, तब जाकर वो एक सक्सेसफुल प्रयोग माना जाता है। तो इसी तरह अनुवादक के पास फिर भी मूल रचना, जो लेखक जो लिखता है उसके पास जो अधिकार है उसको उस मूल रचना को उसी भाव के साथ जो मूल रचना व्यक्ति पढ़ता है उस पढ़ने के दौरान जो लेखक के विचार है वो वक्ता या श्रोता या पाठकों के ऊपर जो भाव पड़ता है उसी प्रभाव को अनुवादक अनुवादित रचना में उसी रूप में लाए, तब जाकर वह एक सफल अनुवाद या अनुवादक माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर लेखक होना आसान है किंतु अनुवादक होना कठिन है, और इसका भारत सरकार भी ये मानती है। क्यों मानती है? 2016-17 में प्रोफेसर मोहनलाल छिपा जी ने एक बीड़ा उठाया कि भारतीय भाषाओं में
अध्ययन होना चाहिए, चाहे चिकित्सा हो, अभियांत्रिकी हो, या फिर अन्य किसी भी तरह के एग्रीकल्चर या कृषि हो, या वाणिज्य हो, लो हो, विधि हो, जितने भी विषय हैं उनका अध्ययन और माध्यम दोनों भारतीय भाषा हो। तब लोग मजाक उड़ाते थे कि ये कैसे होगा, मेडिकल कैसे आएगा हिंदी में, अभियांत्रिकी और चिकित्सा किस तरह से आएगा। कई अखबार और वीडियो जो डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों आते और अपनी अपनी रिपोर्टें पेश करते, लेकिन ये विषय 2014-15 से उठकर आज भारत सरकार मान रही है कि नहीं, भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। और भारतीय भाषाओं में होने के लिए आज जो ये बीड़ा माननीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबूजी ने उठाया है, ये आने वाली पीढ़ी और आने वाला युग याद रखेगा। मैं पूरे देश के हिंदी विभागों में मैंने देखा भी है और अनुभव भी किया है। एकमात्र पौंडीचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय का विभाग है ऐसा जो फुल फ्लेश एनईपी को लागू करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहले 80 क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ साहित्य तक ही सीमित थे सब लोग, कहानी, उपन्यास, कविता, हिंदी साहित्य का इतिहास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि प्रति वर्ष आप टोटल 22 क्रेडिट कीजिए, बाकी कौशल विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा, इन चीजों को लेके आइए। जब एनईपी शुरू हुई उसके आसपास के पहले से ही सर ने, जब मैंने स्वयं के हमारे भी यहाँ पे लागू किया तो पाठ्यक्रम देखा तो मात्र सर का भाषा प्रौद्योगिकी पे पेपर था और भाषा विज्ञान पे पेपर था स्वयं पोर्टल पे। वो तो थोड़ी मजबूरन ये रही परिस्थिति कि वो 5 यूनिवर्सिटी के जो स्ट्रक्चर थे उनमें थोड़ा सा अंतर आ गया कि किसी में 5 क्रेडिट है, कहीं 4 क्रेडिट है, कहीं 2 क्रेडिट है। यदि ये 4 क्रेडिट में पेपर होता तो शायद हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रम होता है, और कोई पाठ्यक्रम ही नहीं था। एकमात्र भाषा प्रौद्योगिकी का पाठ्यक्रम एनईपी जब विश्वविद्यालय शुरू कर रहे थे एनईपी, तब तो केंद्रीय विश्वविद्यालय पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सी जयशंकर बाबूजी ने मुख्य में स्वयं पाठ्यक्रम चालू कर दिया था। तो ये कितनी बड़ी दृष्टि आगे भविष्य को, आने वाला युग भाषा प्रौद्योगिकी और अनुवाद का युग है, ये मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आज आप चाहे सूरत में माननीय गृह मंत्री जी का व्याख्यान उठा के देख लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री जी का देख लीजिए, और माननीय जयशंकर बाबू जी तो भारत सरकार की कई समितियों में, आज समस्त समितियों में अधिक से अधिक एआई मतलब भारत भाषा प्रौद्योगिकी और अनुवाद और भाषा प्रौद्योगिकी दोनों अलग नहीं है। भाषा प्रौद्योगिकी जब तक नहीं होगी तो अनुवाद कुछ भी नहीं है, और इन दोनों की आत्मा के रूप में एआई काम करती है। तो इसलिए अब इसका उदाहरण आप देखिए, पहले आप 2013 से पहले एक लेखक पुस्तक लिखता था, उस पुस्तक को छपाने के लिए पैसा देना पड़ता था, और आज लेखक को लिखने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए भारत सरकार दे रही है। अब तो ऑफिशियल ऑर्डर आ रहे हैं कि हम 1.5 लाख रुपए भारतीय भाषाओं में लिखेंगे, उसके लिए 1.5 लाख रुपए लेखक को देंगे, और 1.5 लाख रुपए उसकी कंपोजिशन करने के लिए, उसका प्रिंटिंग करने के लिए हम 3 लाख रुपए टोटल लेखक को देंगे। और अनुवादक की रेट 2017 में अनुवादक की रेट यूजीसी के अनुसार ₹1.85 पर वर्ड था। आप इसकी गहराई से समझिए कि जब 20,000 रुपए देने के लिए पर पुस्तक के लिए तैयार नहीं थे, उस समय पर वर्ड पर शब्द ₹1.85 देने के लिए भारत सरकार यूजीसी तैयार था। एआईसीटी की वेबसाइट देखिए, 3-3, 4-4 लाख रुपए अनुवाद को करने के लिए दे रहे हैं। अभी कुछ ही महीने पूर्व नॉर्थ ईस्ट में, इधर जो उत्तर भारत में है, भारत सरकार की मंशा है कि सभी राज्यों में भारतीय भाषाओं में अध्ययन अध्यापन हो, और उसके लिए डोगरी भाषा जो जम्मू में है, कहा है कि माध्यम आप करिए भारतीय भाषाओं का, डोगरी का, और डोगरी भाषा को माध्यम करने के उपरांत सारा का सारा लिटरेचर, सारा का सारा साहित्य अंग्रेजी में है, उसको करने के लिए अनुवादकों की जरूरत है। और भारत सरकार ने अभी 1 वर्ष पूर्व गृह मंत्रालय ने भारतीय भाषा विभाग का गठन किया है, उसमें 22 अनुवादक तो अब तक नियुक्त हो चुके हैं। इसलिए आने वाला समय अनुवाद का युग होगा।
इसलिए उन्होंने कहा कि लेखक होना आसान है किंतु अनुवादक होना अत्यंत कठिन है। ये बात मामा वरेरकर की है, मैं उनकी बात की यहां पुष्टि करता हूं। दूसरी बात, डेटा के आधार पर हम आगे अनुवाद को एक्सप्लेन करेंगे। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय प्रयास कर रहा है कि भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप भारतीय भाषा समिति की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा ये चीज कि भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी, इस विषय पर भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी समागम शीर्षक से अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा भारतीय भाषा समिति ने की है। देखिए आप, भारतीय भाषा समिति है, भारतीय भाषाओं का काम कर रही है, लेकिन भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी है, भारतीय भाषा सिर्फ नहीं है, उसके आगे उन्होंने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी लगाया है। तो आपका ये विषय देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है कि आप इस विषय को कर रहे हैं और आने वाले समय में आप कितने बड़े पुण्य के भागी होंगे। बहुत, हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से ये 100 लोग जो इस कोर्स को कर रहे हैं भाषा प्रौद्योगिकी, जिस प्रकार एक बगीचे में हजारों फूल होते हैं, हजारों, और हजारों में से भगवान के श्री चरणों में चढ़ने के लिए सिर्फ निमित्त 5 से 10 या 20 फूल आते हैं, और वो भी तोड़ते समय यदि वो टोकरी में आ भी गया और हवा के झोंके से पैरों में गिर गया तब भी वो नहीं चढ़ता, जो चढ़ता है वो भगवान के श्री चरणों में। ऐसे फूल आप लोग हैं जो इस पाठ्यक्रम को कर रहे हैं। आने वाले समय में ये पाठ्यक्रम आपको रोजगार से भी जोड़ेगा, आपकी विद्वत्ता का भी परिचय देगा, और आने वाला समय इस पाठ्यक्रम का निश्चित रूप से होगा, ये मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ आपके समक्ष रख रहा हूं। दूसरा, एनसीईआरटी ने भारतीय भाषाओं में 22 भारतीय भाषाओं पुस्तक लेखन और प्रकाशन का निर्णय लिया है। तो भारतीय भाषाओं में पुस्तक लिखना, केमिस्ट्री का व्यक्ति है, अंग्रेजी जानता है, कैसे तमिल में या कन्नड़ में पुस्तक लिखेगा वो? उसके लिए भारत सरकार को या उस जो भी संस्था, उसको एनसीईआरटी को अनुवादक की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अनुवाद महत्वपूर्ण है। तीसरा, यूजीसी ने जितने भी शिक्षण संस्थान है उनका जो परीक्षा का माध्यम है वह भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, ये डिसीजन हो चुका है पहले से। और दूसरा, इसमें आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो पाठ्य पुस्तक लेखन के लिए अध्यापकों से आमंत्रण शुरू कर दिया कि आप भारतीय भाषाओं में पुस्तक लिखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए आप, जन्म से ही व्यक्ति अनुवादक होता है, एक उसकी मातृभाषा होती है और एक शिक्षण की भाषा होती है, लेकिन वो उसकी प्रक्रिया नहीं जानता। उस प्रक्रिया को नहीं जानने के कारण वो सफल अनुवादक नहीं होता, लेकिन जन्मजात तो अनुवादक होता ही है ना। इसलिए अब भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निश्चय किया है कि जितने भी समस्त भारत में जितने भी व्यक्ति हैं उनको प्रोत्साहन, यानी केस में प्रोत्साहन तब मिलेगा तब वो भारतीय भाषाओं में लिखना प्रारंभ करेंगे। और फिर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि एआईसीटी ने एआई टेक्नोलॉजी से अनुवादनी नाम का ट्रांसलेशन टूल बना दिया है, और ये एक भारत में क्रांति लाने वाला एक ऐसा अनुवाद टूल है जो पूरे के पूरे क्रांति ला देगा कुछ दिनों के बाद। ये तो हुई हमारे भारत सरकार के प्रयासों की बात और अनुवाद की बात। मानव अनुवाद की बात आदरणीय उमेश जी ने की थी। मानव अनुवाद हर व्यक्ति है, लेकिन उसके पास उसकी प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया क्या? मानव अनुवाद वह है एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समतुल्य पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापन करना अनुवाद है। और इस अनुवाद की प्रक्रिया में मशीन का उपयोग करना या प्रयोग करना मशीनी अनुवाद है, इतना ही अंतर है।
एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समतुल्य पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापन करना अनुवाद है, और इस अनुवाद की इस प्रक्रिया में मशीन का प्रयोग या उपयोग करना मशीनी अनुवाद है, जिससे स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री का अनुवाद लक्ष्य भाषा में स्वतः हो जाता है। यह मशीनी अनुवाद है। मान अनुवाद क्या? स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री को विश्लेषण करके, उसका अंतरण करके, पुनर्गठन करके और लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करना, यह मानव अनुवाद की प्रक्रिया है। और मशीन अनुवाद की प्रक्रिया क्या है? इसमें जो मूल पाठ की सामग्री है, जिसको हम डेटा कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में या मशीन ट्रांसलेशन के रूप में, इस डाटा को कंप्यूटर प्रणाली, यानी कंप्यूटर की प्रणाली कौन सी, सिस्टम में निवेश यहां किसके रूप में आया है? ये व्यापार का निवेश ना होकर ये निवेश इनपुट का है, इनपुट के रूप में डाला जाता है। और कंप्यूटर की आंतरिक जो प्रणाली है, उस प्रणाली में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के शब्दकोश, मुहावरे और व्याकरणिक नियम, जो स्रोत भाषा की सामग्री का स्वचालित अनुवाद लक्ष्य भाषा में अपने आप करते हैं। जो कंप्यूटर का एक डब्बा है ना, कंप्यूटर में जब तक हम कॉर्पस नहीं डालेंगे तब तक उसको क्या पता कि क्या देना है। 2+2 = 4 का कॉर्पस करेंगे, उसमें जो नियम आधारित प्रणाली करेंगे तो 2+2 = 4 कर देगा। नहीं तो मशीन की जब सिस्टम में डालेंगे नहीं कॉर्पस तो कहां से होगा। इसलिए जो इसमें व्याकरण और शब्दकोश, मुहावरे होंगे, उसके आधार पर वो डाटा यानी निर्गम आउटपुट के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। ये मशीन अनुवाद का एक संदर्भ है। अब हम देखते हैं कि मशीन अनुवाद का शुरुआत कब से हुई। देखिए, मशीन अनुवाद की शुरुआत 1945 में हुई थी, और 1945 में तो शुरुआत हो गई, लेकिन फिर भी 1965 और 70 के बीच तक इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। शुरुआत करके साइलेंट मोड में चले गए, लेकिन 1980 में फिर बाद में जाकर ये भारत में आ गया। तो संप्रेषण का जो सिद्धांत है, उस संप्रेषण के सिद्धांत के अंतर्गत कोडीकरण और विकोडीकरण की प्रक्रिया का लाभ उठाया। किसने उठाया? वीवर ने, वॉरेन वीवर और ड्यूबूथ ने। ये दोनों अमेरिका के विद्वान हैं। इन दोनों ने कोडीकरण और विकोडीकरण की प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए 1945 में सर्वप्रथम मशीनी अनुवाद के बारे में बात शुरू की। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मशीनी अनुवाद का हम पढ़ ले कि मशीनी अनुवाद ये है, और हम यहां तक आ जाएं कि अब तो बस मशीनी अनुवाद क्या, आई ट्रांसलेशन आ गया। लेकिन किसी ने उठा के सवाल पूछ लिया कि मशीनी अनुवाद का प्रारंभ कब हुआ, इसलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी कि 1945 में वॉरेन वीवर के ने प्रथम बार, अमेरिका के विद्वान थे, उन्होंने ये बात रखी। अब हम करते हैं भारत की बात। 1945 में आ गए अमेरिका में, और 1980 के दशक के उत्तरार्ध में हिंदी और भारतीय भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में भारत में मशीनी अनुवाद का विकास का श्री गणेश हो गया था। तो ये दो बात आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों को, विशेषकर रूप से, कि 1945 में अमेरिका में शुरू हुआ, और 1945 के से लेकर 1960 और 65 के बीच में कोई ज्यादा विशेष नहीं हुआ, लेकिन 1980 के दशक में भारत में इसका प्रादुर्भाव हुआ, और फिर भारत में मशीनी अनुवाद के टूल्स और मशीनी अनुवाद के सॉफ्टवेयर भारत में प्रारंभ हो गए। ये हो गई बात मशीनी अनुवाद की। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि यदि मशीन अनुवाद ही सब कुछ था, तो फिर अनुवाद की 1980 में अनुवाद आ गया, मशीनी अनुवाद, और उस समय कहा गया कि किसी टूल्स में 70 से 80% की मात्रा सही होगी, और किसी में 90% सही होगी, किसी में 60% सही होगी। तो फिर मानव अनुवाद की जरूरत क्यों पड़ी? और आज भी मानव अनुवाद की जरूरत है। 1980 से लेकर 2025 तक जब मशीनी अनुवाद था, राज्यसभा की कार्यवाही भी उसमें चल रही थी, तो फिर मानव अनुवाद की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल आज भी उठता है, उस समय भी उठता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमको कि अनुवाद मूलतः एक बौद्धिक प्रक्रिया है।
और इसकी क्षमता सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल मानव में है। यदि मानव से मशीन ही करने लग गई तो फिर मानव का अस्तित्व कहां होगा? मशीन को निर्मित करने वाला व्यक्ति मानव है, इसलिए कभी भी भविष्य में मशीन मानव से आगे नहीं जा सकती। इसलिए हाँ, काम बढ़ा सकती है, गति बढ़ा सकती है, एक्यूरेसी बढ़ा सकती है, लेकिन कंट्रोल तो मानव का होगा। इसलिए अनुवाद एक बौद्धिक प्रक्रिया है और इस बौद्धिक प्रक्रिया के होने के कारण इसमें मानव में इसकी क्षमता होती है। इसलिए मानव अनुवाद, मशीनी अनुवाद मानव का स्थान नहीं ले सकता। ये क्लियर है, दो टूक शब्दों में है। लेकिन फिर भी मशीनी अनुवाद है। अब तो मशीनी अनुवाद का बड़ा वर्चस्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अमेरिका में एक डेफिनेशन और दे दी। AI ऐसे अमेरिका और आई से इंडिया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI। तो आने वाला समय जो आप पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं भाषा प्रौद्योगिकी और AI और अनुवाद का होना तय है। इसके बाद मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि मानव अनुवाद और मशीन अनुवाद में अंतर कैसे होता है। मानव अनुवाद को एक प्रश्न अनुवाद करने में किसी अनुवादक को 1 घंटा लग जाता है, जो प्रक्रिया को जानता है और अभ्यास है। लेकिन मशीनी अनुवाद, आप अनुवादनी देख लीजिए, आप भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कंठस्थ देख लीजिए, एक पेज को 1 सेकंड में कर देगा, एक पुस्तक को 1 मिनट में कर देगा। तो फिर 1 मिनट में एक पुस्तक का ट्रांसलेशन हो सकता है, तो फिर मानव अनुवाद को 80,000 रुपए, 30,000 रुपए देकर पर मंथ के लिए आप एक पुस्तक नहीं कर सकता, तो उसकी आवश्यकता क्यों है? और क्यों भारत सरकार 22 ट्रांसलेटरों की नियुक्ति कर रही है? और एक तरफ ट्रांसलेटरों की नियुक्ति कर रही है और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय कंठस्थ जैसे स्वदेशी, भारत में पहली बार स्वदेशी वो आ रहा है, ऐप आ रहा है, टूल्स आ रहा है। कारण इन दोनों का समन्वय है। जैसे एक यंगेस्ट युवा और एक अनुभवी व्यक्ति, इन दोनों का समन्वय हो जाता है तो जो आप कार्य करते हैं वह कार्य 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा होने की संभावना है। तो अनुवादक और मशीनी अनुवाद दोनों मिलकर यदि कार्य करेंगे तो भारत की प्रगति, भारत विश्व गुरु बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और भारत का जो मूल उद्देश्य है कि भारतीय भाषाओं में अध्ययन और अध्यापन हो, तो वह अनुवाद, मानव अनुवाद और मशीनी अनुवाद और भाषा प्रौद्योगिकी तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। नहीं तो तीनों एक साथ नहीं आएंगे तो ये कार्य पूरा नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण है कनक। कनक का अर्थ सोना भी होता है और कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। दूसरा आप उदाहरण लीजिए, पोस्ट, द पोस्ट इज वेकेंट। पोस्ट या पोस्ट का अर्थ चौकी भी होता है, या पोस्ट का पद भी होता है, और या पोस्ट का अर्थ खंबा भी होता है। लेकिन जब हम मशीन में करेंगे इसको, तो मशीन खंबा देगा या चौकी देगा? मानव जब अनुवाद करता है तब वो आगे पीछे का रेफरेंस देखकर जहां अकादमिक दृष्टि की बात होती है वहां पर वो पद लिख देता है, जहां जंगल की बात होती है वहां पर वो चौकी लिख देता है। ये सेंस सिर्फ और सिर्फ मानव में है। जैसे कर है, कर यानी हाथ भी होता है, कर यानी सूंड भी होता है, और कर यानी टैक्स भी होता है। तो तीनों में से मशीन अनुवाद कौन सा अर्थ लेगा? यहां जैसे पहले बात की अपने, कनक, सोना और धतूरा में दिन और रात का अंतर है। जहां सोना चाहिए, गोल्ड चाहिए, वहां पर धतूरा लिख दिया जाए तो वो अनुवाद अर्थ का अनर्थ करेगा, और जहां शिव जी के ऊपर धतूरा चढ़ाना है वहां पर सोना हो जाए तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मत है, मत यानी राय होता है, मत यानी संप्रदाय होता है, और मत यानी निषेध भी होता है। ऐसे ये वर्ड सेंस डिसम्बिगेशन है।
ये वर्ड सेंस डिश्यू एम्प्लीकेशंस सिर्फ और सिर्फ मानव अनुवाद ठीक कर सकता है। मशीन के द्वारा किए गया अनुवाद का सत्यापन और उसको एक प्रमाणिकता देने के लिए मशीनी अनुवाद की, मानव अनुवाद की आवश्यकता है। दूसरा एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। उल्लू उड़ रहा है, इस उल्लू ने बच्चे को डराया। ये दोनों टेक्स्ट हमने मशीन को दिया। अब इसमें उल्लू उड़ रहा है, दोनों जो उल्लू है यहां पर, ये दोनों उल्लू पक्षी के रूप में इनका अर्थ है। लेकिन यहां एक उल्लू, जो पहला उल्लू है वो पक्षी है और दूसरा उल्लू है वो मूर्ख का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहां पर मशीन को दिक्कत आती है कि वह पक्षी करे या मूर्ख करे। इसलिए मशीनी अनुवाद को सफल बनाने के लिए अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखते हैं मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया। तो मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया और मानव अनुवाद की प्रक्रिया, पहले जब हम मानव अनुवाद की प्रक्रिया देखेंगे तो उसके बाद हम मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया होगी। यूजिन नायडा ने अनुवाद की प्रक्रिया के 3 सोपान बताए। पहला है विश्लेषण और दूसरा है अंतरण और तीसरा है पुनर्रचना। ये यूजिन नायडा ने कहा है। और सर्वमान्य से अनुवाद की जितनी भी प्रक्रिया है, बाथगेट की हो या फिर किसी और विद्वान की हो, भारतीय विद्वानों ने तो इसकी ऐसी कोई कल्पना नहीं की, लेकिन प्रोफेसर गोस्वामी जी ने इस पर बहुत अच्छा काम किया। लेकिन सभी विद्वानों ने, भारतीय विद्वानों ने और पश्चिमी विद्वानों ने सर्वसम्मति से यूजिन नायडा की प्रक्रिया को ही माना है, जिसमें कहा गया है कि विश्लेषण, अंतरण और पुनर्रचना, ये तीनों प्रक्रिया के आधार पर मानव अनुवाद हो सकता है। ये तीनों प्रक्रिया जो जानता है, इस प्रक्रिया का जो फॉलो करता है, वही मानव अनुवाद सफल अनुवाद माना जाता है। लेकिन मशीन अनुवाद में मानव अनुवाद की इस प्रक्रिया का आधार मानकर मशीन अनुवाद की प्रक्रिया के भी 3 सोपान है। कौन कौन सा? पाठ का विश्लेषण, अंतर्वर्ती प्रक्रिया जिसको हम प्रोसेस और जनरेटर कहते हैं प्रजनन को। तो इस प्रकार से इन 3 पद्धतियों का उल्लेख किया है, प्रत्यक्ष विधि, परोक्ष विधि और अंतर्भाषा विधि। ये है कंप्यूटर की या मशीन की अनुवाद की प्रक्रिया। अनुवाद की प्रक्रिया है विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, और मशीन की जो प्रक्रिया है वह है प्रत्यक्ष विधि, परोक्ष विधि और अंतर्भाषा विधि। अब हम प्रत्यक्ष विधि की जब बात करते हैं तो इसको हम डायरेक्ट मेथड के बोलते हैं। जो इस विधि का जो विकास है सबसे पहले 1964 में हुआ। कब हुआ? क्योंकि मैंने पहले कहा था कि 1945 में वॉरेन वीवर ने इसकी बात रखी थी, लेकिन 64 और 70 के बीच में ये प्रक्रिया तेजी से विश्व में प्रचलित हो गई थी। तो 1964 में अमेरिका के जॉर्जटन विश्वविद्यालय में रूसी और अंग्रेजी अनुवाद के संदर्भ में इस प्रणाली का काम शुरू किया गया, और फिर 1976 में इस विधि का परिष्कृत रूप सिस्ट्रॉन नाम से विकसित हुआ, जिसमें लगभग 20 शब्द युग्मों का अनुवाद की सुविधा उपलब्ध की गई। इस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि का काम विश्व में अमेरिका में शुरू हुआ और फिर उसके बाद ये अलग अलग देशों में शुरू हुआ। दूसरी जो विधि है वो परोक्ष विधि है, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इसमें अनुवाद की प्रक्रिया 3 सोपानों से होकर गुजरती है, विश्लेषण, अंतरण और संश्लेषण। मानव अनुवाद में क्या है? विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। यहाँ अंतर क्या है? संश्लेषण वैसा ही है, अंतरण वैसा ही है, बस पुनर्गठन की जगह यहाँ संश्लेषण शब्द का प्रयोग किया। और फिर इसके अंतर्गत, जो इस विधि के अंतर्गत जर्मनी के सूशी में ये काम आगे बढ़ा और वहां पर फिर इस प्रणाली का विकास होकर अनुवाद प्रारंभ हुआ। फिर हम तीसरी विधि की बात करते हैं तो इसमें अंतर्भाषा विधि आ जाती है, जिसको हम इंटरलिंग्वा मेथड बोलते हैं। इसमें स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच एक मध्यस्थ भाषा इंट्रालिंगुअल का सृजन होता है, और इस मध्यस्थ भाषा को सार्वभौम भाषा भी कहते हैं। हम 2009 के आसपास जाते हैं तो सीडेक नोएडा ने एक सार्वभौम भाषा बनाने का काम शुरू किया था, और उस समय उन्होंने
एक शब्द के लिए 1 रुपया तय किया था, क्या अनुवाद करो, उसका अनुवाद करो या फिर वो नया शब्द दो। तो पूरे विश्व की एक भाषा बनाने का प्रयास हुआ था सीडेक पूना की तरफ से, कि हम कोई व्यक्ति कहीं किसी भी देश में जाए लेकिन एक सार्वभौमिक भाषा हो जिससे वो अपना काम चला सकता है, भाषा किसी देश में जाने की बाधा ना बने। इसी आधार पर जैसे हम इसको देखते हैं, एक व्यक्ति है, आदमी है, आदमी शब्द हुआ, तो आदमी कैसे हुआ, सिस्टम कैसे समझेगा आदमी क्या है। मशीनी अनुवाद करते समय जब मशीन कैसे समझेगी कि आदमी क्या है। यदि हम इसको सामान्य उदाहरण से भी देखें, यदि आपको फ्रेंच के बच्चों को पढ़ने के लिए आपको एक दिन दे दिया जाए, एक कक्षा दे दी जाए कि फ्रेंच के जो बच्चे हैं उनका माध्यम फ्रेंच है और वो हिंदी पढ़ते हैं अपने अपने संस्थानों में एक पेपर के रूप में, और वो भारत में 3 महीने के लिए आते हैं, और आप में से जो भाषा प्रौद्योगिकी जो इस कोर्स को कर रहे हैं, इस पाठ्यक्रम को कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति को कहा जाए कि एक दिन की कक्षा आपको हिंदी की लेनी है, और आपने पढ़ाना प्रारंभ किया। पढ़ाते पढ़ाते आप एक प्रसंग पे चले जाते हैं, माखन चोर। यदि फ्रेंच माध्यम का बच्चा हिंदी पढ़ता है, आप पढ़ा रहे हैं उसको, और आपसे वो जिज्ञासा करता है, सवाल करता है कि सर या मैडम, माखन चोर मतलब चोर, उनके लिए उनकी संस्कृति में स्टीलो चोर, स्टीलो यानी पेन, फ्रेंच में स्टीलो बोलते हैं, ताबले यानी टेबल, तो स्टीलो उनके लिए पेन चोर और माखन चोर दोनों बराबर है, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं है। तो जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये माखन चोर और पैसे चोरने में अंतर है। तो जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, उस बच्चे को संतुष्ट कर देंगे, तो वो बच्चा समझ जाएगा कि माखन चोर और पेन चोर या पैसे चोर में अंतर है सांस्कृतिक दृष्टि से। लेकिन मशीन कैसे समझेगी? यदि मशीन के पास एक शब्द गया आदमी, तो मशीन को समझाने के लिए कॉर्पस डालना पड़ेगा और उस कॉर्पस में नियम निर्धारित करना पड़ेगा, तब जाकर वो आदमी को समझ पाएगा। नहीं तो उसको आदमी के लिए वो कितने अर्थ दे देगा, जैसे उसको रमेश और रमेशी में अंतर समझ में नहीं आता, वैसे ही वो आदमी और कुर्सी में अंतर समझ में नहीं आएगा। तो जब हम वहां मशीन में कोडिंग करेंगे, एल्गोरिदम करेंगे, तब वह मशीन सही अनुवाद देगा। और वो कैसे होगा? जैसे आदमी है, तो हम पूछेंगे किसी जनरल आदमी से, आदमी मतलब एक मनुष्य है, लेकिन यदि मशीन में हम इसकी कोडिंग करेंगे तो आदमी एक संज्ञा है, आदमी एक जातिवाचक है, आदमी एक वचन है, आदमी एक पुल्लिंग है, आदमी एक प्राणीवाचक है, और आदमी एक मानव है, और आदमी एक वयस्क है। यदि हम इतनी कैटेगरी में करेंगे तो आदमी का ट्रांसलेशन वो गलत नहीं करेगा, नहीं तो वो आदमी का कुछ भी अनुवाद कर देगा। इतने कैटेगरी के आधार पर हम कॉर्पस के साथ साथ इस जो प्रविधियां थी या विधियां थी, इस विधि के आधार पर जब ट्रांसलेशन होगा, तब अनुवाद, मशीनी अनुवाद का अनुवाद 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% एक्यूरेसी के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेगा। कुर्सी लेते हैं हम, तो कुर्सी क्या है? कुर्सी संज्ञा है, और संज्ञा के साथ साथ वो जातिवाचक भी है, एक वचन भी है, स्त्रीलिंग भी है। यहां तक तो ठीक है। समस्या इस बात की है कि जो कंप्यूटर में कोडिंग करता है वो व्यक्ति होता है बीटेक करने वाला, और जो हिंदी विभागों में जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं या विद्यार्थी छात्र हैं, वो प्रौद्योगिकी के नाम से दूर दूर भगते हैं। ज्ञान किसमें है? आदमी की व्याख्या कौन कर सकता है? आदमी की व्याख्या कर सकता है हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी का शिक्षक। और इसकी कोडिंग कौन कर सकता है? इसकी कोडिंग करेगा बीटेक करने वाला, कंप्यूटर जानने वाला, जावा और C++
मशीनी की भाषा जानने वाला व्यक्ति इसकी कोडिंग करेगा। तो बीटेक करने वाले व्यक्ति को आदमी की व्याख्या करना नहीं आता, वो सिर्फ आदमी का मतलब मेन करता है, जबकि आदमी का जब तक हम संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग और एक वचन, प्राणीवाचक और मानव और वयस्क जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे सिस्टम में, तब तक वो सटीक अनुवाद नहीं देगा। जैसे उदाहरण है, रमेशी गर्भवती है। अब यहां रमेशी गर्भवती आपने सेंटेंस दे दिया और सिस्टम में जैसे रमेशी की आपने व्याख्या नहीं की कि ये संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, प्राणीवाचक है, ये जब तक नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो क्या करेगा, रमेशी की जगह वो रमेश भी कर देगा, रमेश गर्भवती है। तो रमेश और रमेशी गर्भवती हो सकता है, रमेश गर्भवती नहीं हो सकता, इसलिए मशीनी अनुवाद हंसी का पात्र बनता है कई बार। तो यदि हिंदी के विद्यार्थी भाषा प्रौद्योगिकी के साथ अनुवाद की प्रक्रिया को देखते हुए, जानते हुए यदि वो प्रौद्योगिकी जानते हैं, तो उनके लिए रोजगार की असीम संभावनाएं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, आपको जबरदस्त पकड़ के लेके जाएंगे, चलिए आप। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास भाषा भी है, भाषा प्रौद्योगिकी भी है और अनुवाद भी है, वह व्यक्ति कभी भी जीवन में पीछे नहीं जा सकता। मान लो हमने एक बीटेक वाले विद्यार्थी को ये तो समझा दिया कि आदमी की ये एक कैटेगरी होती है, संज्ञा होती है, जातिवाचक होता है, एक वचन होता है, पुल्लिंग होता है, प्राणीवाचक होता है, मानव होता है, वयस्क होता है। और मान लो दूसरा शब्द आ गया कुर्सी, चेयर, तो संज्ञा कर देगा, जातिवाचक कर देगा, एक वचन भी कर देगा, स्त्रीलिंग कर देगा, स्त्रीलिंग करेगा ही नहीं वैसे तो, मान लो स्त्रीलिंग कर दिया, तो यहाँ अपन ने प्राणीवाचक किया तो प्राणीवाचक कर देगा, कुर्सी कभी भी प्राणीवाचक नहीं हो सकती। वहां मानव लिखा अपन ने कुर्सी, वहां आदमी की जगह, तो यहाँ वो मानव कर देगा, तो वो गलत करेगा, कुर्सी के रूप में कहीं न कहीं वो मशीन ट्रांसलेशन मानव के रूप में दिखा देगा, प्राणीवाचक बना देगा। और यहाँ वयस्क है, तो यहाँ पर जब हम कुर्सी की व्याख्या करेंगे मशीन में, तो संज्ञा, जातिवाचक, एक वचन, स्त्रीलिंग और प्राणीवाचक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मानव भी नहीं है, लेकिन ठोस भी और आसन, यहाँ पर आसन के रूप में काम आती है, इसलिए यहाँ आसन उसको ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? हमने मान लो एक वाक्य लिया, द पोस्ट इज वैकेंट। जब मानव ट्रांसलेशन करेगा तो वह करेगा, पहले विश्लेषण करेगा कि द पोस्ट इज वैकेंट, पोस्ट का अर्थ हम क्या लेंगे। यदि ऊपर की लाइन लिखा हुआ है एजुकेशन से संबंधित, तो वो वहां पर पद लिख देगा। यदि वहां जंगल की बात हो रही है तो वो वहां पर चौकी लिख देगा। यदि रोड की बात, लाइट की बात हो रही तो खंबा लिख देगा। मानव के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑलरेडी है, ठीक है, इसलिए वो अपने स्वयं के विवेक से अर्थ और शब्दों का चयन कर लेता है, लेकिन मशीन के पास नहीं है। तो मशीन के पास जब मानव यहाँ पर विश्लेषण करके अंतरण कर लेगा कि इसमें से पोस्ट का अर्थ पद लेना है या फिर खंबा लेना है, और उसकी पुनर्रचना लक्ष्य भाषा में कर देगा। लेकिन मशीन इस आधार पर करेगी, फिर मशीन इस आधार पर करेगी, जैसे वह एक लड़का है, ये सामान्य सेंटेंस है, इस सामान्य सेंटेंस का अनुवाद मानव बहुत आसानी से कर देगा, लेकिन मशीन को इस वाक्य का अनुवाद करने के लिए जब तक उसमें कोडिंग नहीं की जाएगी तब तक वो नहीं होगा इन तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से। तो पहले कैसे होगा, यहां पर मशीन को बताना पड़ेगा कि वह यहां पर क्या है, वह यहां पर नाउन है और एक क्या है। एक साथ कभी भी सिस्टम ट्रांसलेशन नहीं करता, कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा ही समझता है। बाइनरी कोड सिस्टम, बाइनरी कोड कंप्यूटर का 0 और 1 है, 0 और 1 के आधार पर ही वो कार्य करता है। ऐसा नहीं है मानव की तरह कि पूरे के पूरे सेंटेंस का एक साथ ट्रांसलेशन कर दे। तो जब मशीन ट्रांसलेशन करेगी तो मशीन पहले क्या करेगी, वह एक लड़का है, वह को वो क्या करेगी, वह को वो नाउन के रूप में लेगी और नाउन वहां पर संज्ञा के रूप में आएगा। और एक यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर डिटरमिनर है, और डिटरमिनर और फिर लड़का क्या है, यहाँ लड़का एक नाउन है और है क्या है यहाँ पर एक वर्ब है। तो नाउन, डिटरमिनर, नाउन और वर्ब, ये तीन हो गए, पर तीनों का मिक्स होगा कैसे, नाउन एनपी बन जाएगा और एनपी से वो
इधर जो एनडी और वी दोनों मिलकर एनपी और वीपी बनकर एक कोडिंग होगी और उस कोडिंग के आधार पर मशीन ट्रांसलेशन करेगी। इस एक सेंटेंस के लिए इतनी प्रक्रिया मशीन को करनी पड़ती है और इस मशीन इस प्रकार जब हम मानव उसमें कोडिंग कर देता है तो उसका अनुवाद 100% सही आता है। इस प्रकार मशीन अनुवाद की प्रणालियां है, 3 प्रणालियां हैं। नियम आधारित प्रणाली है और दूसरी इसमें उदाहरण आधारित प्रणाली है और तीसरी इसमें सांख्यिकी आधारित प्रणाली है। ये 3 प्रणालियां मशीनी अनुवाद के रूप में काम करती है। अब मशीन के घटक होते हैं 3। भाषा जो लैंग्वेज है, इसके बिना अनुवाद मशीनी अनुवाद करना संभव है, सपना है एक तरह का। महत्वपूर्ण है लैंग्वेज, उसके बाद कंप्यूटर जो आंतरिक घटक के रूप में काम करता है और तीसरा है मानव जो बाह्य घटक के रूप में उसको संचालित करता है। ये तीनों मशीनी अनुवाद के प्रमुख घटक है, भाषा यानी लैंग्वेज, कंप्यूटर और मानव। ये तीनों के आधार पर मशीनी अनुवाद चलता है। अब हम बात करते हैं भारत की बात। भारत में 1980 के दशक में उत्तरार्ध में ये मशीनी अनुवाद आ गया। तो पहले कौन सा टूल्स आया? पहले अक्षर भारती आया था भारत में। और अक्षर भारती किसने बनाया? अक्षर भारती आईआईटी कानपुर ने बनाया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने, पहला अक्षर भारती के रूप में। और ये क्या काम करता था? ये भारतीय भाषाओं के परस्पर मशीनी अनुवाद के संदर्भ में इसका निर्माण किया था, काम प्रारंभ किया था। और फिर इसकी संकल्पना पद व्याख्या से होते हुए प्रजनक यानी जनरेटर होते हुए आगे बढ़ गया, इसकी विकास हो गया था। और फिर ये किसके किसके बेस पे काम किया इसने? ये पाणिनि जो हमारा बेस है भारत का व्याकरण का, संस्कृत वाले कहते हैं इस बात को कि हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए, हमारी पुस्तकें नष्ट हो जाए, हमारा सब कुछ हो जाए, हमको यदि पाणिनि का पुस्तक मिल गई तो हम पूरी भाषा को, संस्कृत को पुनर्जीवित कर सकते हैं। बिना पाणिनि की ग्रामर के कंप्यूटर भी नहीं चलता। सुषमा स्वराज 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में बड़ा जिक्र किया था कि संस्कृत को सुदृढ़ करेंगे तो भारतीय भाषाएं भी सुदृढ़ होगी और मशीनी अनुवाद भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान था। तो पाणिनि की व्याकरण के आधार पर अक्षर भारती ने काम किया था और 1995 में हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से शुरू तो किया था आईआईटी कानपुर ने, लेकिन IIIT हैदराबाद में 1995 में तेलुगु से हिंदी, कन्नड़ से हिंदी, पंजाबी से हिंदी, बंगला से हिंदी, मराठी से हिंदी, इन 5 भारतीय भाषाओं पर अनुवाद का काम किया और इसका नाम दिया गया बाद में अनुसारक। अनुसारक एक बहुत बढ़िया काम था, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें यही थी कि ये लिनक्स प्लेटफॉर्म पे था और लिनक्स प्लेटफॉर्म सिर्फ बीटेक के बच्चों के अलावा किसी भी आम जनता को नहीं आता था। हिंदी वालों तो बहुत दूर की बात है, बाकी दूसरे जो भी सब्जेक्ट के जो बच्चे थे उनको भी ये नहीं आता था, इसलिए ये बैकफुट पे चला गया। ये पहला सॉफ्टवेयर था जो 5 भारतीय भाषाओं में काम कर रहा था, हिंदी कन्नड़, हिंदी पंजाबी, हिंदी बंगला, हिंदी मराठी, इन 5 भारतीय भाषाओं को लेकर इसने काम किया। इसमें जितने भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जितने भी शब्द थे उन सारे शब्दों का इसने कॉर्पस के रूप में इसमें डाला गया। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कैसे सिस्टम काम करेगा। एक शब्द हमारा पास है, कौन सा? मार्क, MARK, राइट। MARK एक शब्द है, इसका अर्थ है, कितने अर्थ होंगे? पहला होगा चिन्ह, दूसरा होगा अंक, तीसरा होगा सूचना, चौथा होगा रूप में, और 5वां होगा निशाना, और छठा होगा चिन्हित करना, और 7वां होगा अंकित करना, और 8वां होगा अलग करना, और 9वां होगा छाप छोड़ना, और 10वां अर्थ होगा इसका लगभग सही है, और 11वां बिल्कुल गलत है, और 12वां अर्थ इसका होगा बिल्कुल सही है। एक शब्द MARK, इस मार्क के 12 सेंस निकलते हैं, 12वें सेंस। तो मशीन कैसे ट्रांसलेशन करेगी एक मार्क का कि मुझे चिन्हित करना है, अंकित करना है, अंक लिखना है?
ये बड़ी एक समस्या थी और इस समस्या का समाधान अनुसारक ने निकाला। कैसे? जैसे मान लो सेंटेंस दिया अपन ने, मालिक ने अपना चिन्ह सब भेड़ों पर लगा दिया। यहां पर चिन्ह है अंग्रेजी में, द ओनर पुट हिज मार्क ऑन ऑल द शिप। यहां मार्क जो आया है वह चिन्ह के रूप में आया है और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्न चिन्ह के रूप में आया। और दिस मार्क द बॉर्डर, यहां पर चिन्ह सीमा के रूप में चिन्हित करना, यह चिन्ह सीमा को चिन्हित करता है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्न चिन्ह। एक मार्क यहां पर चिन्ह के रूप में 3 सेंटेंस बन गए। और दूसरा, सी मेड गॉड मार्क इन द टेस्ट, उसे परीक्षा में अच्छे अंक मिले। मशीन को कैसे पता चलेगा कि यहां पर चिन्ह लगाना है और यहां पर मार्क का अंक लगाना है? तीसरा अर्थ सूचक के रूप में, युद्ध की समाप्ति के 25वीं वर्षगांठ का सूचक एक समारोह, ए सेरेमनी टू मार्क द 15th एनिवर्सरी ऑफ द एंड ऑफ द वॉर, यहां पर सूचक के रूप में आया। और हम रूप के रूप में देखें तो, आई वुड लाइक टू गिव द बॉटल ऑफ द वाइन एज ए मार्क ऑफ द एप्रिसिएशन, सराहना के रूप में मैं आपको ये वाइन की बोतल भेंट करना चाहूंगा। तो यहां पर रूप के रूप में आ गया। और फिर नेक्स्ट, हिज एरो हिट द मार्क, उसका तीर निशाने पर लगा, यहां पर ये निशाने के रूप में मार्क आता है। और फिर चिन्हित के रूप में आता है, टू नॉट ओपन एनी मेल मार्क कॉन्फिडेंशियल, कोई भी डाक जिस पर गोपनीय अंकित हो मत खोलो। मार्क MARK अंकित हो। फिर अलग करना, छाप छोड़ना, सही लगभग सही है और लगभग गलत है, ऐसे ये 12-13 अर्थों में एक शब्द की व्याख्या होती है। और फिर अनुसारक उसको क्या करता है, प्रत्येक शब्द का एक नियम बनाता है, रूल्स बनाता है, जिसको बोलते हैं हम WSD रूल, वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, WSD रूल। अब ये WSD रूल कैसे बनता है? जैसे हमने दिया एक सेंटेंस, दिस मार्क्स द बॉर्डर, दिस मार्क्स द बॉर्डर, ये सेंटेंस है। तो इसका कैसे मशीन में कैसे हम इसको नियम बनाएंगे, तब जाकर ये मार्क अंक दे या अंकित करे, नहीं तो ये चिन्हित कर देगा। तो जब हम क्या करेंगे, इसकी सेलेंसी करेंगे हाई और इसका रूट बताएंगे कि ये किस रूट का है, ये वर्ड है या रूट है। तो ये रूट यहाँ पर आता है और मार्क यहाँ क्रिया के रूप में आता है और बॉर्डर यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। जब हम सिस्टम को ये बात समझा देंगे, नियम बना देंगे कि यहाँ पर मार्क इसकी सेलेंसी हाई है और ये रूट के रूप में आया है और यहाँ क्रिया के रूप में आया है और बॉर्डर यहाँ पर जो पहले आया है वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आया है, तब जाकर ये हिंदी मीनिंग इज द अंकित करना। और फिर हिंदी मीनिंग इज द अंकित करना का रूट हम बताएंगे, तो ये रूट होगा और इसके बाद में इसका सेंटेंस बताएंगे कि ये वाक्य किस प्रकार का है, इंट्रोगेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है और किसी तरह का प्रश्नवाचक है। जब हम ये नियम बनाकर इसको सबमिट कर देंगे तो फिर ये 100% ट्रांसलेशन सही देगा। इस प्रकार ये मशीनी अनुवाद की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के आधार पर IIIT हैदराबाद ने अनुसारक का विकास किया। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें जो कमी थी
वो लिनक्स प्लेटफॉर्म पर होने के कारण ये आम जनता के काम नहीं आ सका। दूसरा जो है भारत में वो है आंगल भारती। ये प्रोफेसर R.M. के सिन्हा के निर्देशन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में ही इसका कानपुर और सीडेक नोएडा के सहयोग से 1994 में विकसित हुआ। और ये किसके लिए? ये वह स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए और कार्यालयीन पत्राचारों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तीसरा जो सॉफ्टवेयर है मशीन अनुवाद के क्षेत्र में, वो IIT कानपुर के द्वारा अनुभा ने लॉन्च किया 1995 में। और ये जो भी प्रक्रिया पढ़े थे हम, नियम आधारित प्रणाली, उस पर ये उसके आधार पर इसको विकसित किया गया। ये भारतीय भाषाओं पर लागू होता है। फिर आता मंत्रा। मंत्रा है ये सीडेक पुणे टेक व्याकरण प्रणाली के माध्यम से इसको शुरू किया था। और ये राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग के कार्यालय हिंदी को लेकर ये काम करता है। मशीन एसिड ट्रांसलेशन के रूप में इसका काम किया जाता है और इसके अंतर्गत सर्वर के जरिए कार्यवाहियों का ऑनलाइन किया जाता है। जो राज्यसभा की कार्यवाही चलती है वो इसके माध्यम से चलती है, इस सर्वर के माध्यम से चलती है। मंत्रा के माध्यम से ये कार्यवाही राज्यसभा की चलती है। कितना बड़ा देश की संसद है वो मंत्रा के आधार पर चलती है। इसका जो सर्वर है इसके जरिए वो कार्यवाहियों को ऑनलाइन करते हैं। मात्रा है वो सीडेक बॉम्बे क्या ने इसका निर्माण किया था और ये पत्रकारिता के क्षेत्र को लेकर ये काम करती है। और शक्ति ये IIT हैदराबाद ने किया है और ये बेंगलोर के संयुक्त तत्वाधान में इसका काम किया। मराठी और तेलुगु, हिंदी, मराठी, तेलुगु और अंग्रेजी को लेकर ये काम करते हैं। शक्ति और शिवा का विकास दोनों IIT हैदराबाद और बेंगलोर ने मिलकर किया था। अनुवादक भी इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है। अब ये इसके पहले मैं अब दो बात आपको और बता देता हूँ। अभी समय है जी सर, जी सर एक निवेदन है, आपके स्क्रीन पर जो शेयरिंग दिखा रहा है जो इसको अगर हाइड कर देते तो पूरा आपका प्रेजेंटेशन हम लोगों को दिख पाता। थोड़ा सा लाइन छिप जा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, इसको हाइड कर दें सर। जी जी, धन्यवाद सर। जी जी, अच्छा, अब मैं कितना समय लगभग उस हिसाब से बात रखूं आगे की ना सर 10 मिनट जी। आप बोल सकते हैं, आराम से समय लीजिए, कोई चिंता नहीं। बहुत आभार आपका। अब ये जो हमने टूल्स जो किए ये अलग अलग संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। अभी भारत सरकार का जो जोर है जो इस विषय को लेकर काम कर रही है, एक जो नया टूल्स आया है जो सरकारी प्रोसेस में भारत सरकार के गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग का है, वो कंठस्थ है। जितने भी भारत सरकार के या राज्य सरकार के जितने भी अनुवादक है इस सॉफ्टवेयर से या इस टूल से परिचय है उनका। ये गृह मंत्री जी के द्वारा सूरत में इसका लोकार्पण किया गया था। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत सरकार इसको संचालन कर रही है और इसमें क्या है कि आपने जो ट्रांसलेशन किया वो सेव हो जाता है ऑलरेडी इसमें, और फिर आपने अलग से किया तो वो वेटिंग के रूप में जाकर उसको आप वो वेट करवाते हैं और वेट करा के उसको फाइनल कर देते हैं और संशोधन कर देते हैं। जैसे आपने कोई सेंटेंस डाला उसमें तो 100% ट्रांसलेशन आ जाता है उसमें। जिन जिन वाक्यों का अनुवाद पूर्व में हो गया और आपने उसका अनुवाद वही वाक्य आपने डाला तो सिस्टम पूरा का पूरा 100% ट्रांसलेशन उसको दे देता है। और यदि आपको कुछ लगता है तो उसमें ऐड करने की ऑप्शन भी होता है और मेमोरी भी उसमें अलग से दी हुई है। तो सरकार का ये आग्रह है कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो 5000 ट्रांसलेटर्स और हिंदी अधिकारियों को तो अब तक वो ट्रेंड कर चुका है। प्रति वर्ष वो ट्रेनिंग देता है प्रत्येक उसको, जितने भी ट्रांसलेटर भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं उनको। तो ये एक अलग से एक नया सॉफ्टवेयर आया है जो प्रमाणिक भी है और एक अच्छा भी है और सुविधाजनक भी है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि जो हम मोबाइल पर जो आजकल ट्रांसलेशन करते हैं, मोबाइल पे तो ऐसे ट्रांसलेशन है कि कंटस्ट उसके आगे लगता ही नहीं। तो आप कहेंगे जी कि कंटस्ट क्यों करें हम, यदि गूगल पे डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो रहा है और 1 मिनट में हो जाता है।
लेकिन गूगल के ट्रांसलेशन की प्रामाणिकता कम है, और आप कंठस्थ की पर ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो उसकी प्रामाणिकता सही है। और दूसरी बात, आप जब गूगल से ट्रांसलेशन करेंगे तो आपका जो डेटा है वह आपके हाथ से निकल जाता है, वह डेटा संबंधित कंपनी के पास भी चला जाता है। इसलिए यहाँ पर वही व्यक्ति ट्रांसलेशन करेगा जो इसमें रजिस्टर्ड होगा, और रजिस्टर करने के लिए पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर वहां से अनुमति मिलेगी। उसके बाद आपका डेटा और आप दोनों के दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है इसमें। तीसरा जो ट्रांसलेशन का टूल्स जो आया और आजकल भारत में उसका बड़ा नाम चला हुआ है, वह है अनुवादनी। आप कभी भी ये 2000 तो क्या, अभी 24 में ही 23 के लास्ट में इसका प्रारंभ हुआ था, और 24 में इसका प्रेजेंटेशन हो गया था। ये पहले फ्री था। ये इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है, टूल्स है। आप इसको ऑनलाइन अनुवादनी डालेंगे गूगल पे तो ये आ जाएगा। अब इन्होंने थोड़ा पाबंदियां लगा दी उस पर, फिर भी आप इसको देखना एक बार। इसमें पूरी की आप पेपर बना सकते हैं, आप पूरा का पूरा वीडियो ट्रांसलेशन कर सकते हैं 22 की 22 भारतीय भाषाओं में। ये पहला एक सॉफ्टवेयर है, कंठस्थ भी नहीं है। अनुवादनी एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है, विजय चंद्रा ने इसका निर्माण किया है AICTE के माध्यम से। आप पूरी की पूरी पुस्तक अंग्रेजी की है, उसका डायग्राम है, मान लो कोई डायग्राम है, इस तरह का डायग्राम है, ये पंपलेट है, और इस पंपलेट का आपने अंग्रेजी में है, और इस पंपलेट का आप ट्रांसलेशन करेंगे एज इट इज, जो लाइनें हैं, जैसा जैसा फॉन्ट है, एज इट इज आपको वैसा का वैसा ट्रांसलेशन दूसरी तरफ मिल जाएगा। और उसमें एडिट का ऑप्शन भी आता है, आप एडिट भी कर सकते हैं, और भारत की 22 भाषाओं में। दूसरी खासियत इसमें क्या है, आप कोई भी वीडियो है, उस वीडियो का भी ट्रांसलेशन भारतीय 22 भाषाओं में कर सकते हैं एज इट इज। और वर्ड टू पीडीएफ, पीडीएफ टू वर्ड, जेपीजी टू पीडीएफ, और OCR, वॉक टू स्पीच, स्पीच टू वॉक, सारे ऑप्शन जितने होने चाहिए थे वो सारे के सारे ऑप्शंस इस सॉफ्टवेयर में है। लेकिन इन्होंने पहले निःशुल्क कर रखा था, आजकल इन्होंने रजिस्ट्रेशन करके इसके चार्जेस कर दिया है। अब शायद कुछ महंगा कर दिया इन्होंने, पहले पर पेज अब 600 रुपये पर पेज कर दिया इन्होंने ट्रांसलेशन करने का। पहले निःशुल्क था, तो निःशुल्क ले कई लोगों ने इसका फायदा उठाकर बहुत सारा काम अपना कर लिया था, लेकिन शायद सर्वर पर ज़्यादा वजन पड़ने के कारण इसमें कुछ पाबंदियां लगाई है। इस तरह से ये मशीनी अनुवाद का जो लोकप्रिय इस समय वर्तमान में जो चल रहा है वह सॉफ्टवेयर है अनुवादनी। अब इससे संबंधित आपके कोई सवाल जवाब हो तो मैं उसके उत्तर देने के लिए आपके सामने हूँ। कोई भी किसी भी तरह की जिज्ञासा आपके सामने हो या कोई और कोई हो